Hi, dear students. So I'm back, your master teacher in physics. In this again a beautiful session of Vigyanam series for NSE-JS 2023. Guys, in today's session, I'm going to talk about one of the finest theorems in physics, which is conservation of mechanical energy. Let me tell you that there are three big theorems in mechanics, and these three theorems together, when they are used in a single problem, then that problem is simply very beautiful. So the first of that theorem is mechanical energy, conservation of mechanical energy rather. Now, this is nothing but the substitute of work energy theorem. I mean to say that in most of the problems which you can do by conservation of mechanical energy can also be done by work energy theorem. So you can call it nothing but a simple, substitute of conservation of mechanical, substitute of work energy theorem rather. The other two big theorems which we are going to study in future, one of them is principle of conservation of linear momentum, and the last one is principle of conservation of angular momentum. So these three theorems are considered as one of the like three big theorems in physics or mechanics. Okay, so let's talk about conservation of mechanical energy without wasting much time. So before I move forward, let's फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है. ठीक है, सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी. ओके, so for any system, the summation of the kinetic energy plus the potential energy is called as mechanical energy. So you can say, so system, it can possess some kinetic energy, it can possess some potential energy. So the summation of these two energies is called as mechanical energy of the system. Very simple. So for example, suppose this block is moving at a speed of 2 meter per second at the shown instance. So at the given instance, the block has a velocity of 2 meter per second, यानी block 2 meter per second से forward direction में आगे जा रहा है. एट दिस मोमेंट जो एक्सटेंशन है स्प्रिंग में, इस मोमेंट पे एक्सटेंशन जो स्प्रिंग में है, लेट अस से वो 10 सेंटीमीटर्स है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. एज आई टोल्ड यू, मैकेनिकल एनर्जी को हम एमई से डिनोट कर रहे हैं. मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी. तो मैकेनिकल एनर्जी इज नथिंग बट सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब स्प्रिंग बीइंग अ मासलेस बॉडी, तो स्प्रिंग के पास तो कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, बट ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी है. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की कितनी लिखी जाएगी, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. एम कितना हो गया 4, और वी कितना हो गया 2 इंटू टू, वी स्क्वायर हो गया ये, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. तो इस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है, स्प्रिंग के पास है. ठीक है, तो यू कैन, इफ यू वांट टू काउंट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, तो उसको भी काउंट कर सकते थे, बट सिंस ब्लॉक ग्राउंड पे है, तो वी कैन अज्यूम दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज जीरो. तो यू कैन से दैट ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो अज्यूम कर सकते हैं. ऑल्सो व्हेन आई राइट द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट व्हेन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग वाज जीरो, एट दैट मोमेंट स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी. मतलब जिस समय स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में था, है ना, जिस समय स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में थी, उस समय स्प्रिंग के पास जीरो पोटेंशियल एनर्जी थी. तो अगर ऐसा होता है, तो फिर वी कैन से दैट कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाती है. राइट, so we can say that half is kx square is the potential energy of the spring. K की वैल्यू इज 100, राइट, एंड x का वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर, तो इसको तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज नथिंग बट 0.1 मीटर्स. सो वी कैन से दैट इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.1 का स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर. तो गाइज, हमने क्या लिखा है, ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक. सो दिस इज नथिंग बट के. तो लेट मी राइट के प्लस यू, बिकॉज पहले मैंने के लिखा है, फिर मैंने यू लिखा. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक में ये टर्म आएगा. ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग में ये टर्म आएगा. रिमेंबर, यहाँ पे मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज आई एम सेइंग कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज जीरो, इट इज ऑन द ग्राउंड. ठीक है, तो बेसिकली ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 4 2 8 आ जाएगा. ठीक है, 100 इंटू 0.1 का स्क्वायर विल बिकम 1 इटसेल्फ, एंड ये वैल्यू बन जाएगी 0.5. दैट मीन्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट दिस मोमेंट इज 8.5 जूल्स. आई होप गाइज यू वुड हैव अंडरस्टूड. आई होप तुम्हें मैकेनिकल एनर्जी कैसे लिखना है ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल और देखते हैं मैकेनिकल एनर्जी को समझने के लिए कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी. तो अगेन यू कैन सी दिस इज द सेम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. इस बार
ब्लॉक के पास फिर से वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, लेट अस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी को इससे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ब्लॉक ऊपर जा रहा है और इज इट गोइंग डाउन। बेसिकली ब्लॉक काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की हम लिख सकते हैं, ठीक है। स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन है वो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, दैट मीन्स द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज 0.1 मीटर्स। अगेन हमने 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, राइट। और हमें फिर से इस क्वेश्चन में जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, देखो ध्यान से देखो, जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक दोनों को जीरो मानना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब ब्लॉक यहाँ पे कहीं पे होगा तो लेट अस से स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, लेट अस से जब ब्लॉक यहाँ पे था कहीं पे इस लेवल पे, तो उस समय स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे था, दैट मीन्स ये वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी, राइट। हेंस वी कैन से दैट कि जो सिस्टम की अगर हम एनर्जी लिखना चाहें तो एनर्जी कैसे लिख सकते हैं। अगेन सबसे पहले जो इस पे जो मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या आएंगे, देखो मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आएगी ब्लॉक की, ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। स्प्रिंग के पास कोई काइनेटिक एनर्जी तो है नहीं, ठीक है। स्प्रिंग के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। ये जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक हम लिख रहे हैं ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक है, ठीक है। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक, ठीक है, विच इज यूजी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, एम इज 4, ठीक है, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे वो के होता है, एक्स होता है उसका एक्सटेंशन, तो हो जाएगा हाफ इंटू के इंटू 0.1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अब ध्यान से देखो, जब ब्लॉक इस लेवल पे था तो हमें ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो जूम करना है, तो यानी जब ब्लॉक नीचे आया होगा 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर सॉरी, जब ब्लॉक नीचे आया होगा 0.1 मीटर, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई होगी, बिकॉज हमें पता है कि जब जीरो लेवल से अगर नीचे जाए तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, जीरो क्या किसी भी लेवल से नीचे जाए तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है, और ऊपर जाए तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर हम यहाँ पे जीरो मान रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -mg/0.1। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा, ये टोटल एनर्जी बन जाएगी सिस्टम की। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, ये वापस से 0.5 आ जाएगा, 0.5, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग थी वो वापस से 0.5 आ जाएगी, ये आ जाएगा -mg/0.1। जी को अपन 10 एज्यूम कर लेते हैं, एम की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 10 इंटू 0.1, यानी कि इस बार वैल्यू आ गई कितनी, 4.5 जूल्स। दिस बिकम्स द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द system. So guys, I hope you would have understood how to write the mechanical energy of the system. ठीक है, अब देखते हैं द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, किस केस में हम मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कह सकते हैं। तो गाइज नाउ बी केयरफुल। तो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, ये कोई भी सिस्टम है, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3, फोर्स F4, ठीक है, तो बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है ना, ये थोड़ी कई कई जगह पे थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा गलत पढ़ा दिया जाता है, तो अपन ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली मान लेते हैं इस सिस्टम पे खूब सारे फोर्स लग रहे हैं, फोर्स F1, फोर्स F2, और सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस भी है। इंटरनल फोर्स मतलब जैसे मैं अपने दोनों हाथ को रगड़ूं तो मेरे दोनों हाथों के बीच में फ्रिक्शन आएगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो ये इंटरनल फोर्स हो गया। अगर मैं दोनों हाथों को सिस्टम मान लेता हूँ तो फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन इंटरनल फोर्स बन जाएंगे, ठीक है। वैसे मान लो ब्लॉक प्लस अर्थ मान लेते हैं, कोई ब्लॉक है और अर्थ है, तो तुम्हें पता होगा अर्थ ब्लॉक के ऊपर mg का फोर्स लगाती है ना, तो ब्लॉक भी अर्थ के ऊपर mg का फोर्स लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, कि ब्लॉक अगर अर्थ ब्लॉक पे mg का फोर्स लगा रही है तो ब्लॉक भी अर्थ पे mg का फोर्स लगाएगा, राइट। तो ये जो mg का फोर्स है ये ब्लॉक और अर्थ का इंटरनल फोर्स हो गया, ठीक है। ध्यान से समझो, अगर सिर्फ ब्लॉक को बोलेंगे, सिर्फ ब्लॉक को अगर मैं बोलूंगा सिस्टम, तो ब्लॉक के लिए mg एक्सटर्नल फोर्स है, क्योंकि ब्लॉक पे अर्थ ने mg लगाया था। लेकिन अगर मैं ब्लॉक प्लस अर्थ को सिस्टम मान लूं, ब्लॉक प्लस अर्थ को सिस्टम मान लूं, तो जो mg का फोर्स है वो कैसे हो जाएगा, इंटरनल फोर्स हो जाएगा, राइट। क्योंकि ब्लॉक और mg के बीच, ब्लॉक और अर्थ के बीच की बात हो गई, ठीक है, मतलब ये आपस की बात हो गई, तो उस केस में ये जो mg का फोर्स आ जाएगा ये इंटरनल फोर्स बन जाता है। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा, एक सिस्टम ले लिया जाए, तो सिस्टम सिस्टम में कुछ सिस्टम के बाहर से फोर्स आ रहे होंगे, ठीक है,
और कुछ सिस्टम के अंदर से फोर्स होंगे, अंदर से फोर्स होगा इंटरनल फोर्स। ठीक है। अब इन सारे फोर्सेस का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू, इन सारे फोर्सेस का जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो हमने ये वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है। ठीक है। जैसा मैंने आज स्टार्टिंग के सेशन में, इस सेशन को शुरू करते समय ही कहा था कि जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज नथिंग बट द सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम डेराइव भी वर्क एनर्जी थ्योरम से ही करते हैं। ठीक है। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि सारे फोर्सेस के वर्क डन को ऐड कर दो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम के बराबर हो जाती है। ठीक है। सारे फोर्सेस के वर्क डन को ऐड कर दो तो वो चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वर्क डन के बराबर हो जाता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्क डन, जैसे एक सिस्टम पे मान लो बाहर के फोर्स आ रहे हैं और अंदर के फोर्स आ रहे हैं तो उसकी वैल्यू सारे फोर्सेस के वर्क डन को अगर हम ऐड कर देंगे सो दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो मैं इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखता हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम की, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है। वर्क एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा के। ठीक है। तो अगर एक सिस्टम पे खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं तो कुछ फोर्सेस एक्सटर्नल माने जा सकते हैं और बाकी बचे फोर्सेस इंटरनल हो गए। तो इन सारे फोर्सेस का जो वर्क डन आएगा दैट विल बी डेल्टा के। ठीक है। अब जो है एक्सटर्नल फोर्सेस को तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है। इंटरनल फोर्सेस को मैं फर्दर डिवाइड कर देता हूँ दो टाइप के फोर्सेस में, कंजर्वेटिव और एक नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डेल्टा के बराबर हो जाएगी। यानी मैंने क्या किया, इंटरनल फोर्सेस को फर्दर दो कैटेगरी में डाल दिया, या तो इंटरनल फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का हो सकता है या तो इंटरनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव नेचर का हो सकता है। ठीक है। जैसे कि अर्थ, जैसे तुम्हें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। ठीक है। ये किसके बीच में आता है, ये आता है ब्लॉक प्लस अर्थ के बीच में। ठीक है। अर्थ और ब्लॉक के बीच की बात होती है ये। ठीक है। तो अगर अर्थ को भी हम सिस्टम का पार्ट मान लें, है ना, अर्थ को भी अगर हम सिस्टम का पार्ट मान लें तो फिर अर्थ प्लस ब्लॉक के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है ये कौन सा फोर्स बन जाएगा, इंटरनल कंजर्वेटिव। समझ में आ रही बात, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स बन जाएगा। ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। फिर तो ये हो गया, तो मैंने इंटरनल फोर्स को दो कैटेगरी में डाल दिया, कंजर्वेटिव इंटरनल प्लस नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल। अब तुम्हें जो है लास्ट क्लास में हमने कहा था कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है दैट इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। ठीक है। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो हमेशा इंटरनली होता है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो हमेशा एक सिस्टम के लिए डिफाइंड होती है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता। जैसे हम ब्लॉक कहते हैं ना, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी mgh है। ठीक है। जैसे हम कई बार बोलते हैं ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी mgh है, ब्लॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh है। तो रियलिटी में ये पोटेंशियल एनर्जी अर्थ प्लस ब्लॉक की होती है। ये समझो रियलिटी में पोटेंशियल एनर्जी अर्थ प्लस ब्लॉक की होती है। ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये अर्थ और ब्लॉक के बीच का फोर्स होता है। ठीक है। अब अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी कभी चेंज ही नहीं होती, अर्थ तो हमेशा फिक्स्ड क्वांटिटी है। ठीक है। तुम्हारे मूव करने से अर्थ तो मूव करेगी नहीं, तो इसलिए हम अर्थ का जिक्र नहीं करते, बट रियलिटी में ये जो माइनस mgh पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है ये अर्थ प्लस ब्लॉक की होती है। समझ रहे हो। तो बेसिकली ये हो गया तुम्हारा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू होगी माइनस डेल्टा यू। ठीक है, माइनस डेल्टा यू। ठीक है। तो इस वैल्यू को हम अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ठीक है। डेल्टा यू को राइट साइड पे ले आते हैं तो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू। ठीक है। अब यही है तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल फोर्सेस, देखो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एम ई, क्योंकि बेसिकली ये क्या हो गया, डेल्टा के हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है। प्लस डेल्टा यू क्या हो गया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है। तो ये वैल्यू क्या बन गई, के फाइनल प्लस यू फाइनल का मतलब क्या हो गया, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। और के इनिशियल प्लस यू इनिशियल का मतलब क्या हो गया, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। तो ये क्या हो गया, डेल्टा एम ई चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यही तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है। कैसे है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, सबसे पहले तो ये देखो ये क्या हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर लिया। मैं इसको वापस से एक साफ तरीके से लिखता हूँ, मैंने क्या प्रूव कर लिया है, तो हमने प्रूव कर लिया है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय इंटरनल, ठीक है, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स,
दिस विल बी इज इक्वल टू डेल्टा एम। यानी कि अगर सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करना है, सिस्टम की अगर मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करना है तो वो कैसे चेंज हो सकती है? या तो एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क करे सिस्टम पे, सिस्टम के बाहर से कोई वर्क डन हो, सिस्टम के बाहर से कोई फोर्स वर्क करे, या फिर सिस्टम के अंदर के नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन करे। ठीक है, सिस्टम के अंदर के नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन करे, तो हम बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी का चेंज आ जाएगा सिस्टम में। ठीक है, तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड मैंने क्या कहा कि मैकेनिकल एनर्जी अगर सिस्टम की चेंज करनी है तो कैसे चेंज हो सकती है? या तो सिस्टम के बाहर के एक्सटर्नल फोर्स वर्क करें, ठीक है, या तो सिस्टम के बाहर के एक्सटर्नल फोर्स वर्क करें, या फिर सिस्टम के अंदर से इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करें। अगर ये दोनों का वर्क डन नॉन जीरो बन रहा है तो फिर जो है सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी चेंज हो जाएगी। मतलब इन दोनों का समेशन अगर जीरो आ जाता है तो फिर मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट हो जाएगा। तो वी कैन से कि इफ summation of if work done by external forces plus work done by internal non conservative forces is zero। अगर ये वैल्यू जीरो बन जाती है देन डेल्टा एम जीरो हो जाएगा, डेल्टा एम जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एम ई इनिशियल इज इक्वल टू एम ई फाइनल, एम ई फाइनल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ the total of work done by the non-conservative internal force plus the total of plus the work done by the external force is zero, then in that case we can say that mechanical energy of the system remains conserved। यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फिर से लास्ट बार बोल रहा हूँ कि अगर बाहर के फोर्सेस का किया हुआ वर्क प्लस सिस्टम के अंदर से के नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का किया हुआ वर्क, इसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो फिर सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी को हम कांस्टेंट बोल सकते हैं। I hope guys you would have understood. This is simply the principle of conservation of mechanical energy। ये बात है, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन जो NSEJS 2013 में आया था, यू कैन सी दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन NSEJS 2013। ये क्या कह रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg इज मेड टू स्लाइड डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ लेंथ 20 मीटर्स। जैसे कि ये मान लो एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मान लेते हैं, और ये जो लेंथ है इसकी ये 20 मीटर्स है। ठीक है, मतलब ये वाली जो लेंथ है इंक्लाइन की लेंथ, ये लेंथ को 20 मीटर्स कहा गया है। ठीक है, इफ द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट द बॉटम ऑफ द प्लेन इज 100 जूल्स, मतलब ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो गई? 100 जूल्स। ठीक, देन द इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, मतलब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। फोर्स मेथड से कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हो, बट अपन ट्राई करते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से करने का। ठीक, अब ध्यान से समझो, इसमें मैं सिस्टम क्या क्या लूंगा, ध्यान से समझना। तो सिस्टम में मैं लूंगा जो इंक्लाइन प्लेन प्लस अर्थ प्लस ये वाला पार्टिकल। क्या क्या लूंगा? इंक्लाइन प्लेन प्लस अर्थ प्लस ये वाला पार्टिकल। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, इंक्लाइन प्लेन प्लस अर्थ, ठीक है, अर्थ पृथ्वी, ठीक है, प्लस ये वाला पार्टिकल, ये हमारा सिस्टम रहेगा। ठीक है, तो अब इस सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस क्या क्या आ रहे हैं? देखो इस पार्टिकल पे जो mg लग रहा है वो एक इंटरनल फोर्स हो गया, क्योंकि हमने अर्थ को भी सिस्टम का पार्ट माना है। ठीक है, तो ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा। फिर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है, ये इंटरनल फोर्स बन जाएगा, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन और इसके बीच की बात हो गई। ठीक है, पार्टिकल के बीच की बात हो गई। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली यही दो फोर्सेस आ रहे हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसे तो यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा जो अर्थ इस पे लगा रही होगी, जो ग्राउंड इस पे लगा रहा होगा, बट अगेन वो सब अपन मतलब उसका कोई वर्क डन वगैरह है नहीं। ठीक है, तो बेसिकली बोल सकते हैं, देखो इस नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो है, ये वाले नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन जीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो रहा है। यू कैन सी ब्लॉक ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, और डिस्प्लेस नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे लग रही है। हेंस वी कैन से दैट कि जो वर्क डन ये जो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रही है, इसका वर्क डन क्या है? जीरो है। ठीक है, सिर्फ mg का वर्क डन है, और mg इंटरनल फोर्स है बट इट्स अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो क्या हमने क्या बोल दिया? बाहर से कोई फोर्स आया नहीं भाई, सिस्टम में हमने किसको किसको मान लिया? अर्थ को प्लस पार्टिकल को प्लस इंक्लाइन प्लेन को। फोर्सेस कौन कौन से आइडेंटिफाई हुए? ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आइडेंटिफाई हुआ, और एक mg आइडेंटिफाई हुआ पार्टिकल पे। ये दोनों ही फोर्सेस इंटरनल थे। ठीक है, और इसमें से ये जो नॉर्मल रिएक्शन था ये तो नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, नॉर्मल रिएक्शन नॉन कंजर्वेटिव नेचर का होता है, बट mg जो था वो कंजर्वेटिव नेचर का था। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो हो गया। देखो ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका, ये नॉन कंजर्वेटिव नेचर का है, इसका वर्क डन क्या हो गया? जीरो हो गया। हेंस वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी, हेंस वी कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी, सिंपल एज दैट।
ठीक है। तो बस इनिशियली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो थी, ठीक है। तो यानी कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल, ठीक है, विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, ठीक है। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, ठीक है। और अगर हम इसको ग्राउंड मान लेते हैं, इसको, ठीक है, इस लेवल को ग्राउंड मान लेते हैं, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये हाइट एच मान लेते हैं, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी एच, ठीक है। दैट विल बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे काइनेटिक प्लस यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, तो यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें 100 दी गई थी, यानी सीधा एम जी एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100, ठीक है। तो यू कैन सी ऑब्जेक्ट का मास हमें बन दिया गया है, जी को 10 लेना है, यानी हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 मीटर्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास 1 है और जी की वैल्यू 10 है। हेंस अब ये थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/20, हाइट अपॉन 20, यानी कि हाफ, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो दिस इज अ क्वेश्चन आस्क्ड इन एनएसजीएस। एज आई सेड, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम है, फिर तुम्हारा क्या कहते हैं, फोर्स मेथड भी है, बट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से अपन कर सकते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन with the help of work energy theorem, sorry, with the help of mechanical energy conservation, ठीक है। तो अगेन यू कैन सी दिस सिस्टम, ठीक है। इस ब्लॉक को जो है तब रिलीज किया गया है जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, मतलब अभी जो है इनिशियली एक्सटेंशन कितना है, एक्स आई की वैल्यू 0 है, ठीक है। हमसे पूछा गया है मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो उस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं, ध्यान से समझो। ये ब्लॉक जैसे हम रिलीज करेंगे तो नीचे जाना शुरू करेगा, ठीक है, नीचे जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्या होगा, इनिशियली अभी स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, अभी अभी सोचो अभी कितना फोर्स लगा रही है, अच्छा एमजी की वैल्यू कितनी है, एमजी की वैल्यू 40 है, जी को हमें 10 लेके चलना है, एमजी की वैल्यू 40 है, ठीक है। अभी सोचो स्प्रिंग कितना फोर्स लगा रही है, तो अभी स्प्रिंग फोर्स लगा रही है 0, अभी स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगा रही, क्योंकि अभी स्प्रिंग में एक्सटेंशन ही नहीं है, और इस पे सिर्फ एमजी लग रहा है, तो ब्लॉक नीचे गिरेगा। जब ब्लॉक मान लो यहाँ पहुंचा, तो अब देखो इतना एक्सटेंशन आ गया, यानी कि स्प्रिंग ने कुछ फोर्स लगाना शुरू कर दिया होगा, है कि नहीं, ऊपर की तरफ कितना लगा रही होगी, कुछ लगा रही होगी, मान लेते 10, एक बार एग्जाम्पल मान लिया 10, यानी इसमें 10 का फोर्स ऊपर लग रहा है, और एम जी जो कि 40 है नीचे लग रहा है, यानी अभी भी नेट फोर्स नीचे की तरफ है, सोचो अभी भी नेट फोर्स नीचे की तरफ है, यानी ब्लॉक अभी भी एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की तरफ है, सोचो भाई नीचे की तरफ 40 है, ऊपर की तरफ 10 है, यानी ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, यानी नीचे की तरफ वेलोसिटी बढ़ेगी, तो ब्लॉक अभी और नीचे जाएगा। मान लो ब्लॉक यहाँ पहुंचा, अब तो एक्सटेंशन और ज्यादा हो गया, एक्सटेंशन की वैल्यू बढ़ गई, तो स्प्रिंग का फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, के इंटू एक्स होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग का फोर्स की वैल्यू मान लिया आप कितनी हो गई, लेट से 30 हो गई, ठीक है। स्प्रिंग के फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई, ऊपर की तरफ 30, बट ग्रेविटी तो नीचे की तरफ कितनी लग रही है, 40 लग रही है, यानी ग्रेविटी अभी भी स्प्रिंग फोर्स से ज्यादा है, आया ना। तो अगर ग्रेविटी स्प्रिंग फोर्स से अभी भी ज्यादा है, यानी ये ब्लॉक अभी भी इस पे नेट फोर्स नीचे की तरफ ही है, क्योंकि एमजी ग्रेविटी एमजी के एक्स से ज्यादा है, यानी ये ब्लॉक अभी भी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, यानी इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है। अब मान लो ब्लॉक यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, यानी एक्सटेंशन और बड़ा हो गया, ठीक है। लेट अस से एक्सटेंशन अब कितना हो चुका है, लेट अस से एक्सटेंशन इतना हो चुका है, ठीक है। लेट अस से इस समय स्प्रिंग एग्जैक्ट 40 का फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू और बढ़ गई होगी, लेट अस से स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई है, 40, ठीक है। तो ग्रेविटी भी 40 का लग रहा है, तो कैन यू अंडरस्टैंड कि इस समय ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स क्या हो गया, 0, लेकिन इस समय तक ब्लॉक के पास वेलोसिटी खूब सारी आ गई है, क्योंकि इसके पहले पहले तक ब्लॉक पे हमेशा नेट फोर्स नीचे की तरफ था, यानी ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था, हेंस वी कैन से दैट ब्लॉक की वेलोसिटी हमेशा नीचे की तरफ बढ़ रही थी, तो कैन वी से दैट कि यहाँ पे ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी है ब्लॉक की, कैन वी अंडरस्टैंड दैट, हाँ या ना। अब इसके बाद ब्लॉक यानी अभी और नीचे जाएगा, ठीक है, ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम है, नीचे की तरफ है, ठीक है, ये जो मैंने एरो बनाया है ये ऐसे नहीं होगा, सॉरी, ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ और मैक्सिमम है। इसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके बाद अभी ब्लॉक और नीचे जाएगा, जब ब्लॉक नीचे जाएगा तो एक्सटेंशन और बढ़ेगा, एक्सटेंशन बढ़ा तो स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा, अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू ग्रेविटी से ज्यादा हो गई, सोचो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, मान लिया 50 हो गई, और नीचे की तरफ 40 फोर्स लग रहा है, यानी ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गया, 50 ज्यादा हो गया 40 से, तो नाउ ब्लॉक विल स्टार्ट स्लोइंग डाउन, है ना, ब्लॉक स्लो डाउन होना शुरू करेगा, धीरे धीरे करते करते
ब्लॉक कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, कहीं ना कहीं जाके। उसके बाद सिंस स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू ग्रेविटी से ज्यादा है तो ब्लॉक अब ऊपर आएगा। तो कैन यू अंडरस्टैंड, पूरी एनालिसिस के बाद जो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जिस समय ब्लॉक जाके रुकेगा, जिस समय जिस समय स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगी, उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि अगर ब्लॉक अभी और मूव कर रहा है, सपोज ब्लॉक अभी और मूव कर रहा है, यानी ब्लॉक अभी और नीचे जा रहा है, तो अगर ब्लॉक अभी और नीचे जा रहा है इसका मतलब स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ रहा है। समझ में आई बात? भाई जिस समय स्प्रिंग का एक्सटेंशन मैक्सिमम हुआ उस समय ब्लॉक को रुकना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर तुम कह रहे हो कि ब्लॉक अभी और नीचे जा रहा है तो ब्लॉक यानी कि स्प्रिंग का एक्सटेंशन बढ़ रहा है। तो जिस समय एक्सटेंशन की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय ब्लॉक विल अटेन अ जीरो वेलोसिटी, उसके बाद फिर ब्लॉक ऊपर आएगा। हेंस वी कैन से दैट कि जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आया उसकी वैल्यू को मैं बोल देता हूँ लेट अस से डी। डी क्या बोल दिया मैंने? मैक्सिमम एक्सटेंशन को। तो डी इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, अब अपन क्या लिखेंगे? इस पे एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे ब्लॉक पे। कौन कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं सिस्टम में? कौन कौन है? अर्थ है, ब्लॉक है और स्प्रिंग है। अर्थ है और ब्लॉक है, स्प्रिंग है। ठीक है। अच्छा, इस जो अर्थ ब्लॉक और अर्थ को मैं सिस्टम में क्यों लेता हूँ? बिकॉज एमजी को इंटरनल फोर्स बनाना है, एमजी को इंटरनल फोर्स बनाना है, इसलिए मैं जो है अर्थ को सिस्टम में ले लेता हूँ। और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती नहीं है और अर्थ की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती नहीं है, इसलिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस अर्थ को सिस्टम में मान लिया जाता है। ठीक है, अब हम बोल सकते हैं कि ब्लॉक की सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कैसे कंजर्व हो जाएगी? बिकॉज अगर हम ध्यान से सोचें तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो जो सिस्टम पे कौन कौन से फोर्स जा रहे हैं, तो बाहर से कोई फोर्स नहीं आया क्योंकि एमजी भी इंटरनल फोर्स बन गया क्योंकि मैंने अर्थ को सिस्टम में लिया है। और अंदर से कौन कौन से फोर्स आए? तो एक तो स्प्रिंग फोर्स आया। ठीक है, एक तो स्प्रिंग फोर्स आया, स्प्रिंग भी सिस्टम का पार्ट है लेकिन स्प्रिंग फोर्स इंटरनल फोर्स है। ठीक है, स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच में लग रहा है। प्लस जो है एमजी का फोर्स आया, एमजी में इंटरनल फोर्स है। तो अब ये दोनों ही फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है और ग्रेविटी भी कंजर्वेटिव है। तो ये दोनों ही फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फोर्सेस का भी वर्कडन जीरो हो गया और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्कडन भी जीरो हो गया, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस है ही नहीं। ठीक है, तो जब है नहीं तो उनका वर्कडन वैसे जीरो हो जाएगा। हेंस व्हाट वी कैन से, तो हम कह सकते हैं कि भाई जो है, जो वर्क डन बाई, सॉरी वर्क लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर दो। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटी, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, यूएसपी फाइनल, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ग्रेविटी यूजी2। इसको यूएसपी1 और यूजी1 कर। तो देखो ब्लॉक को हमने रेस्ट से छोड़ा था, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। और ब्लॉक यहाँ पे हमने क्या बोला? जब मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा तो ब्लॉक रुक जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जीरो थी क्योंकि हम जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में होती तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकते हैं, यानी कि ये वैल्यू कितनी होगी? जीरो। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को तो हमने बताया था ग्राउंड पे कहीं पे भी यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पे मान सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तुम चाहो तो यहाँ मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि चलो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं ग्रेविटी के लिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेता हूँ तो अब देखो मैं कैसे लिखूंगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो लिखी दी थी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या लिखोगे? तो हाफ इंटू के इंटू डी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आ गया? डी का आ गया, तो हाफ के डी स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? अगर हमने यहाँ पे देखो जीरो माना था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लिखेंगे माइनस एम जी इंटू डी, माइनस एम जी इंटू डी। माइनस एम जी डी क्यों लिखा? क्योंकि ब्लॉक नीचे आया है, तो जब नीचे आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, तो अगर हमने यहाँ पे जीरो कहा था तो नीचे की तरफ हम माइनस एम जी डी करेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई? हमारी इक्वेशन बन गई देखो, एम जी डी इज इक्वल्स टू हाफ के डी स्क्वायर, ये बन गई। एक डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? टू एम जी बाई के, ये आ गया टू एम जी बाई के। तो टू इंटू एम की वैल्यू कितनी है? एम की वैल्यू फोर के जी है, यहाँ पे दिया होगा, इंटू जी की वैल्यू 10 हो गई और के की वैल्यू कितनी है? 100। यानी कितना हो गया? 4 टू जा 8, 80/100 यानी कि 0.8 मीटर्स, यानी 80 सेंटीमीटर्स। 0.8 मीटर्स का मतलब हो जाएगा 80 सेंटीमीटर्स। आई होप गाइस यू वुड हैव अंडरस्टूड। ठीक है, देखो ये भी वही क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछा गया है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। इसमें हमसे पूछा गया मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। अभी अगर तुमने जो मैंने एनालिसिस कराई वो एनालिसिस तुमने ध्यान से सुनी होगी, तो उसमें मैंने एक चीज बताई थी कि जब मैक्सिमम वेलोसिटी कब आई थी? मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे कहीं पे आई थी जब
mg का फोर्स और kx का फोर्स बराबर हो गया था, याद आया? यानी कि लेट अस से यहाँ पे स्प्रिंग में इतनी एक्सटेंशन आ चुकी है, लेट से एक्स नॉट, इतनी एक्सटेंशन आ चुकी है, ऊपर की तरफ जो के एक्स नॉट फोर्स लग रहा है ये किसके बराबर हो गया था? mg के बराबर, याद है? 40-40 बोला था। यानी कि हम बोल सकते हैं कि उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है? ये वी मैक्स वाली सिचुएशन है। तो पहले तो अपन ये निकाले थे के एक्स नॉट की वैल्यू mg के बराबर कर दिया, तो एक्स नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? mg बाई के, यानी कि 40/100, दैट मीन्स 0.4 मीटर्स, 0.4 मीटर्स, यानी 0.4 मीटर नीचे गिरने के बाद ब्लॉक की एक्सटेंशन, ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है? अब अगेन हम लोग इस बार हम यहाँ से यहाँ तक, मतलब इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन तक मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर देते हैं, ठीक है? तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग प्लस इनिशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग प्लस फाइनल ग्रेविटेशनल एनर्जी, ठीक है? फिर से वही बात, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी? जीरो। इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, क्योंकि अगेन हमने स्प्रिंग को रिलैक्स स्टेट से छोड़ा था। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यहीं पे जीरो मान लेते हैं, जैसे पिछली बार माना था, ठीक है? इज इक्वल्स टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम हाफ एम वी स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है? हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर, जो हमें निकालना है, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाएगी? तो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो हाफ इंटू के कितना है? 100 इंटू एक्स कितना निकाला हमने? 0.4, यानी कि 0.4 का स्क्वायर, ठीक है? और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो वो घट गई, क्योंकि जीरो से थी और ब्लॉक नीचे आ गया, तो कितनी घट गई? एम जी इंटू एक्स नॉट, एम जी इंटू एक्स नॉट, ये वैल्यू हमारी ये क्वेश्चन बनेगी, ठीक है? तो उसको अगर देखा जाए तो एम जी एक्स नॉट को अपन एल एच एस पे ले जाते हैं, एम की वैल्यू कितनी होगी? 4, जी कितना है? 10, और एक्स नॉट कितना था? 0.4, ठीक है? ये तो एल एच एस पे एम जी एक्स नॉट आ गया, इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम इंटू वी मैक्स स्क्वायर, तो एम कितना है? 4/2, यानी 2 हो जाएगा, 2 वी मैक्स स्क्वायर, ठीक है? और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4, यानी 0.16, 0.16 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 16/2, यानी कि 8, ठीक है? तो यहाँ से हमारा कितना आ रहा है? देखो, ये आ रहा है 4 4 जा 16, 16 माइनस 8 कितना होता है? 6 माइनस 8 8 होता है, और 8/2 4, यानी कि वी मैक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन बी। तो यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगी वो 2 मीटर पर सेकंड आएगी इस ब्लॉक की। ये सारे क्वेश्चंस को करने का एक तरीका और होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बट वो चैप्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है। एसएचएम यूज करके भी इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत फास्ट कर सकते हैं, बट वो लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मैंने उस क्वेश्चन को वर्क बाय एनर्जी मेथड से किया है। तो आई होप गाइस यू वुड हैव अंडरस्टूड। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।